नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 14 प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन पर आधारित होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अन्यथा आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे होती हैं सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य और तारा, जलता हुआ कोयला, जलता हुआ मोमबत्ती, इन सभी जो वस्तुएं होती हैं इनमें किसी अन्य स्रोत से प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। और जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। परावर्तन संबंधी नियमों की संख्या होती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की तल किसी चिकनी या पालिशदार तर पर गिरती है तो वह उसका कुछ भाग उसे टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। मान लेते हैं एक चिकना तार तल है, इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसे टकराकर उसी ही दिशा में वापस लौट जाती हैं, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो जो गिरने वाली किरण होती है उसे कहते हैं हम आपतित किरण, और जो टकराकर वापस लौट जाती हैं उसी माध्यम में उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जो इस बिंदु पर खींचा गया अविलंब होता है इसे हम अविलंब खींचते हैं, इसे हम कहते हैं अविलंब। और जहाँ पर बिंदु होता है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। अब इन दोनों के मध्य कोण बनता है आई, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। और इनके मध्य बनता है कोण आर, इसे कहते हैं हम परावर्तन कोण। तो पूछा गया है कि परावर्तन संबंधी नियमों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 होती हैं। जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसमें होती है एक आपतित किरण, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। ये होता है आपतन बिंदु और ये हो अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अविलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, उसे हम कहते हैं परावर्तन संबंधी पहला नियम। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। जो दूसरा नियम होता है उसमें ये बताया गया है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि I = R के बराबर होता है। तो बात चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। तो हम पहले जान लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, यानी कि कुछ मुड़ जाती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं उस घटना को। इसी में कन्फ्यूजन होता है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। जो एक माध्यम से जाके दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन यहाँ पर पूछा कि यह प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जब हमारे वायुमंडल में बहुत से धूल, धुएं के कण, सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जब प्रकाश की किरण उस पर गिरती है तो उस पर कई भागों में विभक्त हो जाती है, और इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः 7 रंग होते हैं, जैसे हम याद कर लेते हैं विबग्योर से, VIBGYOR से, जहाँ V पर होता है वायलेट यानी कि बैंगनी, I फॉर इंडिगो यानी कि नारंगी, B फॉर ब्लू यानी कि नीला, G फॉर ग्रीन यानी कि हरा, Y फॉर येलो यानी कि पीला, O फॉर ऑरेंज यानी कि नारंगी, R फॉर रेड यानी कि लाल। तो इस विबग्योर के माध्यम से उन 7 रंगों को हम याद कर सकते हैं जो प्रकीर्णन से उपलब्ध होती हैं सूर्य के प्रकाश से। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और इसमें सेम तथ्य होता है जिससे उल्टा, जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी कि जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा
उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होगा बैगनी रंग की अपेक्षा सबसे अधिक होगा। यानी कि तरंगदैर्ध्य की बात करें तो रेड की सबसे अधिक होती है, उसके बाद येलो की, उसके बाद ऑरेंज की, उसके बाद येलो की, उसके बाद ग्रीन की। लेकिन यहीं पर प्रकीर्णन से क्वेश्चन आ जाए, जो निम्न रंगों में से सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो प्रकीर्णन में बात आएगा तो हो जाएगा पहला वायलेट, यानी कि नर भी पर वायलेट, वायलेट ब्लू की, नीला रंग की, वायलेट जामुनी रंग की, इन सभी की जो होता है बैगनी, भी पर वायलेट यानी कि बैंगनी, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सर्वाधिक होता है। अब बात कर लेते हैं इस तथ्य के आधार पर जो किस रंग माने निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों ही तथ्य जो हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना क्योंकि बैगनी यानी कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे विबग्योर के माध्यम से याद करें VIB GYOR से, तो यहाँ पर जो वायलेट यानी कि बैगनी, इंडिगो, जामुनी को छोड़कर इन दोनों की इन चारों की अपेक्षा जो बैगनी होगा ब्लू यानी कि लाल रंग की ब्लू नीले रंग की जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड इन सभी की अपेक्षा अधिक होगा। अब पूछ इसलिए जो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर ही नीला दिखाई देता है। अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे खतरे का सिग्नल लाल रखा जाता है, इसका भी कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि लाल रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा, प्रकीर्णन बहुत कम होता है जो बहुत दूर से भी दिखाई देता है। और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। और लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है सर्वाधिक होती है, लेकिन जो इसकी प्रकीर्णन होती है अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे कम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतल दर्पण के पृष्ठ पर पालिश लगा होता है। अब जान लेते हैं पहले समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण होता क्या है? समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट से काटा गया एक भाग होता है और इसके पृष्ठ पर पालिश लगाया जाता है चांदी अथवा पारे की। चांदी अथवा पारे की जो इस पर पालिश लगा होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चांदी अथवा पारे की इस पर पालिश लगाया जाता है। लेकिन इसमें एक अन्य तथ्य होती है, जो पालिश लगाने के बाद उस पर लाल रंग अथवा लाल रंग की आयरन ऑक्साइड की लेप लगाया जाता है जो शीशे पर समतल दर्पण होता है। यदि लेप पूछे पेंट के रूप में तो उसको हम लगाएंगे आयरन ऑक्साइड, लेकिन इसके पृष्ठ पर जो पालिश किया जाता है होता पारा एंड चांदी। अब बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो पारा प्रकृति में पाए जाने वाला यह धातु होता है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो पारा होता है, लेकिन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है, वह है ब्रोमीन। और बात करते हैं चांदी। चांदी यह विद्युत का सर्वाधिक चालक है, यानी कि सबसे उत्तम चालक होता है चांदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या होगी। मान लेते हैं दो समतल दर्पण है, इनको हम समांतर रख देते हैं इस तरह से, तो इनके मध्य जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वह कितनी होगी, तो होगा अनंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण अल्फा हो यानी कि ए हो तो उनके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों होगा। अब बात कर लेते हैं कैसे। n बराबर होता है यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या 360 अंश होल डिवाइडेड बाई ए जहाँ होता है दोनों दर्पणों के बीच का कोण होता है -1। यदि यह विषम हो, यदि विषम जैसे 45, 35 जो विषम 2 से विभाज्य न हो, यदि विषम कोण आता है उन दोनों को मध्य तो -1 करते हैं। और यदि इसके माने इसका जो भाग देने पे प्राप्त होता है, यदि वह पूर्णांक न हो, पूर्णांक मतलब यदि दशमलव में आ जाए 7.6, 7.2, 1.5, यदि इसके भाग देने पर इतना आता है तो इसको हम इसके आगे वाले टर्म को हम अपना लेते हैं पूर्ण संख्या के रूप में। जैसे यदि आगे आए 0.5 तो क्या आगे क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा 2, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या हम 2 ले लेंगे। यदि वहीं पर जो कोणों की संख्या सम दी हो, जैसे 40 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से अंश दिया हो, यदि कहा गया हो समतल दर्पणों के मध्य 40 अंश का कोण है तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो उसका सही
इस फार्मूले से लगाएंगे, n बराबर 360 डिवाइडेड बाई a। यदि सम कोणों की संख्या समम्य हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, यदि विषम्य हो तो इसका यूज करेंगे 360 होल डिवाइडेड बाई a माइनस 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये व्यक्ति है, व्यक्ति, और इसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो समतल दर्पण में, तो अपने ऊंचाई का कितना लंबा यह समतल दर्पण अपनाए ताकि इसका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखे। तो इसका सही जवाब होगा अपने ऊंचाई के आधे। यदि अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण यूज करता है समतल दर्पण, तो इसका संपूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, आधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की होता है। वस्तु के आकार की होता है। तो मान लेते हैं वस्तु रखा है, जैसे मानव ही है, मानव एक वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पर मानव है, अपने ऊंचाई से आधी ऊंचाई का समतल दर्पण लेगा तो पूरा प्रतिबिंब बनेगा। तो पूछा गया है इसमें कि समतल दर्पण में बनी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की होता है, तो वस्तु के आकार की बराबर होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा क्षमता क्रमशः होती है। तो पहले हम जान लेते हैं फोकस दूरी की क्षमता क्या होता है, किसी दर्पण की क्षमता क्या होता है। तो किसी दर्पण की क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी कि क्षमता P बराबर 1/f होगी, जहाँ f को हम मीटर में मापते हैं, और इसका मात्रक जो क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है अनंत, इनफाइनाइट। अब इसकी अनंत होती है तो क्षमता क्या होगी, तो P बराबर 1/इनफाइनाइट रखेंगे। अब किसी संख्या में हम जब अनंत से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है शून्य। तो इसका सही जवाब होगा फोकस दूरी होगी अनंत और क्षमता जो होगी शून्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंत और शून्य। किसी समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है तथा उसकी क्षमता जो होती है वो शून्य होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समतल दर्पण को एक कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। मान लेते हैं एक समतल दर्पण लिया हमने, यदि समतल दर्पण को हम इस कोण पे, कोण है, इसको हम एक कोण पे घुमाकर इस समतल दर्पण को यहाँ कर देते हैं तो परावर्तित किरण घूम जाती है। वो घूमती है 2 गुने कोण के बराबर, यानी कि 2a घूम जाएगी, 2a घूम जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग अथवा चाल से, दोनों में से कोई आपको एक पूछ सकता है, v वेग अथवा चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक वेग या चाल होगी। मान लेते हैं एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण, अब वस्तु है जो समतल दर्पण की ओर v वेग से या v चाल से गति कर रही है। तो पूछा गया प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक गति होगी। मान लेते हैं प्रतिबिंब इसी में बनेगा तो इसकी सापेक्षिक गति होती है वो 2 गुनी के बराबर होती है, यानी कि जो चाल होगा 2 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कोई वस्तु एक समतल दर्पण की ओर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है समतल दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक गति हो जाएगी 5 × 2 यानी कि 10 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल में प्रकाश की चाल होती है। जल में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो होती है। निर्वात मतलब वायु, निर्वात जहाँ पर वायु ना हो वहाँ पर वायु में जो प्रकाश की चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। लेकिन पूछा गया है जल में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्श्व परिवर्तन की घटना सामान्यतः देखी जाती है। पार्श्व परिवर्तन की घटना सामान्यतः देखी जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन परावर्तन होगा, यहाँ पर होता है परावर्तन। दोस्तों मिस्टेक हो गया, पार्श्व परावर्तन की घटना सामान्यतः देखी जा सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं पार्श्व परावर्तन होता क्या है। पार्श्व परावर्तन, जब हम प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं अथवा बाएं प्रतिबिंब बायां हाथ तथा दायां हाथ का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ पर समतल दर्पण ले ली, इसके सामने हम खड़े हो जाएं तो हमारा जो बायां हाथ होगा वो दाएं ओर की ओर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की वस्तु की प्रतिबिंब में पार्श्व बदल होते हैं, यानी कि जो
दायां हाथ है वो इस साइड दिखता है दर्पण में और बायां इस साइड, इसे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन यानी कि पार्श्व परावर्तन। अब जान लेते हैं समानता किस घटना मैंने इस दर्पण में देखी जाती है, तो यह समतल दर्पण में देखी जा सकती है, समतल दर्पण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब की आवर्धन सदैव एक होता है? सदैव एक होता है। किस दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव एक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की आवर्धन, आवर्धन मतलब एम से दर्शाते हैं, जो आवर्धन होगा ये सदैव एक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा, बीच का कोण होगा। बात कर लेते हैं आप, जैसे यह है समतल पृष्ठ, इस पे जब प्रकाश गिरती है, आपतित किरण जो होती गिरती उसे हम कहते हैं आपतित किरण, जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में दूसरे दिशा में मुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो एक होता है अविलंब, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अविलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण होता है आपतन कोण आई, और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण होता है आर, आपतन कोण। जो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो पूछा गया है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य का कोण होगा, मध्य के कोण होगा। तो कोण निकालने के लिए मान लेते हैं कोण ए है इन दोनों के मध्य, तो एक सरल रेखा पे कोण कितना होता है 180 अंश, तो हम लिख देंगे 180 अंश। अब इसमें से हम घटा दें कितना, इसको और इसको घटा दें तो मिलेगा हमें आपतन एवं परावर्तन कोण के मध्य का कोण मिलेगा। तो माइनस आई माइनस आर, यानी कि चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसे हम लिख सकते हैं ये इक्वल 180 माइनस 2i अथवा 180 अंश माइनस 2r के बराबर लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी दोनों। इसका ए एंड सी दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, जो आपतित किरण परावर्तित किरण मध्य का कोण होगा पाई मतलब 180 अंश माइनस 2i बराबर पाई माइनस 2r, यानी कि दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा। आपका क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, यदि दो किरणों के मध्य का आपतन कोण 45 अंश है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या होगा। आपको आई का मान दे देगा, आर का मान मिल जाएगा, आपको निकालना होगा दोनों किरणों के मध्य का कोण, इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।